सो यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो कहता है दैट स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे हमको कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं ए बी सी एंड डी, जिनको पढ़ के हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, इन द फॉर्म ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। सो जो पहली स्टेटमेंट है वो कहती है दैट एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कि एक इलेक्ट्रिक मोटर बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। इज दैट ट्रू और नॉट? सो जब हमने इलेक्ट्रिक मोटर का कंसेप्ट डिस्कस किया था तब हमने वहां पे एक बात करी थी कि जो इलेक्ट्रिक मोटर है बेसिकली रोटेट बेसिकली इनटेक्स the mechanical energy, and due to the half rotation of induced current, it will complete its one cycle in 2 half rotation. So in वो जो 2 half rotation से वो एक complete cycle अपनी convert कर रही थी due to the rotation, and with that result in the rotation of that particular coil, which is connected inside the electric motor. तो बेसिकली उस केस में हमारी जो एनर्जी थी वो थी मैकेनिकल एनर्जी जो उधर डेवलप हुई, और उसी मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में एज अ आउटपुट लेते हैं थ्रू दिस इलेक्ट्रिक मोटर। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अब बात करते हैं दूसरी स्टेटमेंट की जो कहती है दैट एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक जनरेटर बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कंसेप्ट पे वर्क करता है। सो ये बात बिल्कुल सही है, बिकॉज इलेक्ट्रिक जनरेटर के कंसेप्ट जो हमने डिस्कस किया था तो हमने वहां पे यही बात की थी कि ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमिना एक इंड्यूस करंट इंट्रोड्यूस होता है इन इलेक्ट्रिक जनरेटर जो कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट एज अ आउटपुट प्रोड्यूस करता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। अब हम बात करते हैं स्टेटमेंट सी की जो कहती है द फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। जो फील्ड होगी एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल, एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल मींस एक हमारे पास एक ऐसी सर्कुलर कॉइल है, उसके अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। इट वुड बी लाइक दिस। सो जब हमने वायर का केस डिस्कस किया था व्हेन वी हैव अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो उसके अलोंग जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी वो कैसी थी, कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में। बट अगर हमारी वायर ही कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में हो तो उसके अलोंग फील्ड कैसी होगी, इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ द लास्ट स्टेटमेंट डी सेज a wire with green insulation is usually the live wire in an electric supply. So जो वायर थी जब हमने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट डिस्कस किया था, where there we have discussed there is one wire with green insulation. Green insulation का मीन जिसकी आउटर कवरिंग ग्रीन कलर की होती है। So वो वायर लाइव वायर होती है ड्यू इन अ इलेक्ट्रिक सप्लाई, बट दैट इज रॉन्ग। जो वायर ग्रीन इंसुलेशन की हमारी डोमेस्टिक सर्किट में कनेक्टेड होती है दैट इज अ अर्थिंग वायर, और यू कैन से अर्थ वायर। सो दिस स्टेटमेंट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो फॉर दीज 4 स्टेटमेंट A, B and C is true and D is false. यहां पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो कहता है दैट एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट के टाइम द करंट इन द सर्किट, जो करंट होता है उस सर्किट में
क्या होता है बेसिकली। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस गिवन है, A, B, C एंड D। सो पहला ऑप्शन है रिड्यूस सब्सिस्टेंटली, मीन्स कि वो रिड्यूस हो जाता है एकदम से। बी ऑप्शन है डज नॉट चेंज। डज नॉट चेंज मीन्स जितना होता है ऑलरेडी वो उतना ही रहता है। सी ऑप्शन है इंक्रीज हैविली, काफी ज्यादा हो जाता है। या डी ऑप्शन है वेरी कंटिन्यूसली, कि बहुत कंटिन्यूस आने लग जाता है। जब हमने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का कंसेप्ट डिस्कस किया था तो वहां पे हमने शॉर्ट सर्किट के बारे में डिस्कस किया था, जो कि हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। ओके, सो ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट the live wire and the neutral wire came in direct contact with each other due to which current will increase abruptly। शॉर्ट सर्किट के टाइम बेसिकली हमारी लाइव और न्यूट्रल वायर डायरेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाते हैं, ड्यू टू विच जो रेजिस्टेंस होता है वो एकदम से काफी कम हो जाता है। एंड जैसे ही रेजिस्टेंस कम हो जाता है करंट हमारा इंक्रीज हो जाता है, एंड ड्यू टू दिस द करंट विल इंक्रीज एंड आवर अप्लायंसेस विल गेट डैमेज। सो out of these 4 options, option C is the correct, that it increases heavily. So option C is the correct answer for this question. Okay, this is the answer. अब हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो कहता है that list 3 sources of magnetic field। हमें ऐसे 3 तरीके या 3 सोर्सेस बताने हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। द 3 sources of magnetic field are, पहला सोर्स है बाय प्लेसिंग a permanent magnet or a horseshoe magnet at the place where we need to produce magnetic field. MF is the short form of magnetic field. Okay, दूसरा तरीका है सेकंड ऑप्शन, बाय flowing a current in a straight wire। और एक ऑप्शन नंबर सी है, बाय
flowing the current in a what? In a solenoid. हम तीन तरीके से मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. पहला है बाय टेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट और हॉर्सशू मैग्नेट. या तो आप एक परमानेंट मैग्नेट लीजिए या हॉर्सशू मैग्नेट लीजिए और उसको एक ऐसी जगह पे प्लेस कर दीजिए जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट करानी है. ऑप्शन बी है बाय फ्लोइंग अ करंट इन अ स्ट्रेट वायर. आप एक स्ट्रेट वायर लीजिए और उस वायर के अलोंग करंट फ्लो करा दीजिए एंड ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट उसके नियर बाय मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी. और ऑप्शन सी है बाय फ्लोइंग द करंट इन अ सोलिनॉइड. आप वायर की जगह एक सोलिनॉइड भी ले सकते हैं और उस सोलिनॉइड के में भी अगर आप करंट फ्लो कराओगे देन इट विल जनरेट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दैट सोलिनॉइड. So these are the three sources for the production of magnetic field lines. So हमारे पास यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो कहता है that how does a solenoid behaves like a magnet? Okay. और पार्ट भी है इस क्वेश्चन का जो कहता है that can you determine the north and the south pole of a current carrying solenoid? So, पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक सोलिनॉइड मैग्नेट की तरह से कैसे और क्यों बिहेव करता है. एंड जो सेकंड पार्ट है उसमें पूछ रहा है कि हम क्या किसी सोलिनॉइड का नॉर्थ एंड साउथ पोल बता सकते हैं कि नहीं. सो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स आंसर द फर्स्ट पार्ट दैट हाउ डज अ सोलिनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट. व्हेन करंट flows inside any solenoid, it produces magnetic field around it. As the turns of the coil of solenoid are uniformly placed thus it generates a strong uniform magnetic field lines inside a solenoid. In the form of uniform parallel what? Parallel rays. Thus, one end of the solenoid starts behaving as a north pole
and another end as the south pole. Due to which a solenoid behaves, or you can say due to which a solenoid became a magnet. सो बेसिकली क्या होता है, जब भी हमारा करंट किसी सोलेनॉइड के अंदर फ्लो करना स्टार्ट करता है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, एंड जो टर्न्स होते हैं इनसाइड द कॉइल ऑफ द सोलेनॉइड वो इक्वी डिस्टेंस एक इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं एक दूसरे से, और एक दूसरे की तरह होते हैं एग्जैक्टली. यू कैन से इट इज टोटली आइडेंटिकल और यूनिफॉर्म. ओके, सो जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन टर्न्स के थ्रू पास करती है, लेट्स सपोज दिस इज योर सोलेनॉइड, जो इक्वी डिस्टेंस है, मतलब एक दूसरे से उनका डिस्टेंस सेम है. लेट्स सपोज डी है, इधर है तो इधर भी डी है, इधर भी डी है, इधर भी डी है, इधर भी डी है और इधर भी डी है. ऐसे सोलेनॉइड में जब हम करंट फ्लो कराते हैं आई, सो इट जनरेट्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं इनसाइड द सोलेनॉइड. लेट्स सपोज इट्स लाइक दिस, इट लाइक दिस, इट लाइक दिस. देयर आर सो मैनी पैरेलल लाइंस जो कि ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म कॉइल, ड्यू टू द शेप ऑफ दीज यूनिफॉर्म कॉइल्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, जो इनके अंदर जो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड हमारी प्रोड्यूस होती है वो भी एक यूनिफॉर्म पैरेलल लाइंस की फॉर्म में अपीयर करती है. एंड ड्यू टू दिस यूनिफॉर्म पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड दिस सोलेनॉइड, उससे क्या होता है, थोड़े टाइम बाद एक एंड जो होता है सोलेनॉइड का वो स्टार्ट बिहेव करने लगता है एज अ नॉर्थ पोल और दूसरा करने लगता है एज अ साउथ पोल. सो sorry, one end becomes a south pole and another end become a north pole. So उससे क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद it start behaving as a bar magnet. So bar magnet जब हमने डिस्कस किया था तो उसमें हमने एक प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि विद इन द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही होंगी उनका डायरेक्शन होगा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, बट आउटसाइड द सोलेनॉइड हमारी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा नॉर्थ टू साउथ, लाइक दिस, नॉर्थ टू साउथ लाइक दिस. और इसी फैक्टर की वजह से हमारा जो सोलेनॉइड है इट स्टार्ट बिहेविंग एज अ मैग्नेट. सो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट ए ऑफ दिस क्वेश्चन. सो पार्ट बी में वो पूछ रहा है हाउ कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड. सो लेट्स आंसर दैट ऑल्सो. So in order to determine the north pole and the south pole, of a current carrying solenoid kindly take a bar magnet south pole
and bring it nearer to the North Pole, or you can say bring it nearer to the solenoid. Bring it nearer to the solenoid. If it's attracted towards it, then it's a North Pole, of the solenoid. Or if it's repel, or if it's repel, then it's a South Pole of the solenoid. Okay, we can say this due to the property of a magnet, that like poles attract each other, and unlike poles repel each other. Repel each other. So किसी भी सोलेनॉइड के पोल्स बताने के लिए बेसिकली हमें एक बार मैग्नेट लेना है और उसको सोलेनॉइड के एक एंड के पास लाना है. अगर बार मैग्नेट का भी हमें पोल पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक बार मैग्नेट लिया जिसका साउथ पोल को मैं सोलेनॉइड के एक एंड के नियर बाय लाया. इन केस दैट साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट attracts the solenoid end, so जो solenoid का एंड होगा जिसके पास आप अपना बार मैग्नेट लाए वो होगा नॉर्थ पोल. क्यों? क्योंकि हम लाए थे साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, they will attract each other by the property that like charges attract each other and unlike charges repel each other. ये हमें पता है. So अगर उसने attract कर लिया so it is a north pole of a solenoid. अगर उसने repel कर दिया तो that's a south pole of the solenoid. और हमारे सोलेनॉइड के दो ही एंड होते हैं. सो अगर एक हमें पता चल गया तो ऑटोमेटिकली दूसरा उसका अपोजिट ही होगा. सो दिस इज हाउ यू कैन डिटरमाइन द पोल्स ऑफ अ सोलेनॉइड. सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. हमारे पास यहां पे एक और क्वेश्चन है जो कहता है दैट व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर placed in a magnetic field is largest. कब हमारी फोर्स जो कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर लग रही है इन अ मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा होगी, लार्जेस्ट होगी. सो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन. द फोर्स experienced
by a current carrying conductor placed in the magnetic field is largest when the direction of the conductor is perpendicular to the direction of मैग्नेटिक फील्ड। सो हमारे करंट कैरिंग कंडक्टर में जो कि द फोर्स जो लग रही है ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड वो हमेशा मैक्सिमम तभी होगी व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द कंडक्टर, जब कंडक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन द फोर्स ऑफ विच इज एक्सपीरियंस्ड बाय द करंट कैरिंग कंडक्टर is largest. So this is the answer for this question. So अब जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो अ काइंड ऑफ अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ी अपनी इमेजिनेशन स्किल्स को यूज करना पड़ेगा। So जो क्वेश्चन है वो कहता है दैट इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चेम्बर। इमेजिन कीजिए कि आप एक चेम्बर या एक रूम में बैठे हुए हैं विद योर बैक टू वन वॉल, कि आपकी जो बैक साइड है वो एक वॉल की तरफ है, एंड एन इलेक्ट्रॉन बीम, एक इलेक्ट्रॉन बीम मूव कर रही है हॉरिजॉन्टली बैक वॉल टू द फ्रंट वॉल। लेट्स सपोज हम ये रूम इमेजिन करते हैं कि मैं यहां पे खड़ा हूं, मेरे पीछे जो है वो बैक वॉल हो गई और मेरे जो फ्रंट में है वो फ्रंट वॉल है। सो एक इलेक्ट्रॉन बीम जो कि बैक वॉल से निकल के, अगर बैक वॉल से निकल रही है तो मेरे भी बैक में ही है, टू द फ्रंट वॉल की तरफ मूव कर रही है, इज डिफ्लेक्टेड मीन्स कि वो एक फोर्स ऑफ डिफ्लेक्शन एक्सपीरियंस कर रही है, मतलब जो पाथ वो फॉलो कर रही है इलेक्ट्रॉन बीम उस पर हम एक फोर्स लग रही है जिसकी वजह से वो अपने पाथ से डिविएट हो रही है टू योर राइट साइड। किस साइड में? हमारे राइट साइड में। सो ये क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो इसको एक डायग्राम के थ्रू समझने के लिए ट्राई करते हैं। लेट्स सपोज ये एक चेम्बर है, यू आर द ऑब्जर्वर, आप यहां पे हो ऑब्जर्वर, दिस इज द बैक वॉल, ठीक है, ये हो गई हमारी फ्रंट वॉल। सो बैक वॉल से एक इलेक्ट्रॉन बीम निकली जो कि अपने पाथ से डिविएट हो गई टू द राइट हैंड साइड ऑफ योर, मतलब इस तरफ मुड़ गई। ओरिजिनली इसको फॉलो करना था दिस पाथ, बट इट गेट्स डेविएटेड। सो this is the electron beam and this is the deviated path, और आप कह सकते हैं उसको डिफ्लेक्टेड पाथ। ये एक चेम्बर है। अब इसमें हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बतानी है कि किस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। सो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। सो we are in a chamber with back to one wall, okay. So
as the electron is moving from back wall to the front wall and get deflected on right side, thus the motion of, or you can say thus the movement of current will be opposite to that of electron. That of electron. Okay, so by applying फ्लेमिंग का कौन सा रूल अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, we find the direction of magnetic field क्या होगी? वर्टिकली डाउनवर्ड्स. सो ये सिनेरियो था. इसमें हमने हमारा इलेक्ट्रॉन बैक वॉल से फ्रंट वॉल की तरफ मूव कर रहा था और डिवेट होता था राइट हैंड साइड पे. सो अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हमारा करंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, फ्रंट वॉल टू बैक वॉल. तो और हमारा जो फोर्स लग रही थी वो राइट हैंड साइड पे लग रही थी. इसमें हमने अपना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाया जिसमें योर थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, your forefinger will represent the direction of magnetic field and your middle finger will represent the direction of current. So जब हमने इसमें left hand rule लगाया then we'll get to know कि by applying the left hand rule over here, so you will find that the direction of magnetic field is vertically downwards. Okay, so this is the direction of your magnetic field, vertically downwards. And this is the answer for this question. This is one of the interesting question. In this you have to use your imagination skills. Okay, so I hope it's clear.